Another name of law of diminishing return is called the law of increasing cost. रिटर्न्स हमारे जहाँ पे डिमिनिश हो रहे हैं, जहाँ हमारे प्रॉफिट्स डिमिनिश हो रहे हैं, वहाँ पे हमारी कॉस्ट जो है वो लाजमी नहीं है कि उसको एज अ यूनिट जो है हम उसको इंक्रीज़ करें, बल्कि बाज़ात कॉस्ट ऐसे भी इंक्रीज़ हो रही होती है कि आप पे तो अपने लेबर्स को वही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी जो है वो रिटर्न्स नहीं बढ़ रहे, आपके रिटर्न्स में कोई इंक्रीज़ नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से जो है हमारी जो कॉस्ट होती है वो हमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, और जो हमारे रिटर्न्स हैं वो हमें डिमिनिश होते हुए नज़र आ रहे हैं. So another name of law of diminishing returns is called the law of increasing cost. Lecture number 46. As stated earlier, in the law of diminishing returns, the marginal product falls. हमारी productivity है, एक marginal product होता है पर यूनिट जो लेबर है हमारा, पर यूनिट जो हमारा एक वेरिएबल फैक्टर है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसमें कमी आ जाए. और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. ये मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगी कि क्यों मार्जिनल प्रोडक्ट हमें डिक्रीज होता हुआ नज़र आता है. एंड द कॉस्ट ऑन यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर रिमेन द सेम. अब एक मशीनरी जो है आपने ली हुई है, एक ट्रैक्टर अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो हम लोगों ने एक ट्रैक्टर लिया हुआ है, उससे क्या होता है कि उसके ऊपर तो फ्यूल का खर्चा तो उतना ही आ रहा है, उसका जो ड्राइवर है उसको भी पे करना पड़ रहा है, और उसके ऊपर जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी जो है वो कॉस्ट आ रही है. तो वो चीज़ें तो हैं, उस लिहाज से हमारे रिटर्न्स नहीं बढ़े जिस लिहाज से जो है वो कॉस्ट हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है. Here the marginal cost per unit of output naturally tends to increase. तो नेचुरल सी बात है, आपके रिटर्न जब नहीं बढ़ेंगे, कांस्टेंट भी हो जाते हैं या वो डिक्रीज भी होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कॉस्ट तो आपको बढ़ती हुई ही दिखाई देगी, क्योंकि कॉस्ट आपको उतनी करनी पड़ रही है. आपको जाहिर सी बात है लेबर की जो है वेज देनी पड़ रही है, मशीनरी को मेंटेन करना पड़ रहा है, उसमें पेट्रोल जो है उसका खर्चा आ रहा है. तो डिफरेंट जो है ये चीज़ें कॉस्ट में आती हैं. यहाँ पे टेबल से जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ. हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर जो है दैट इज द लैंड, एंड द लैंड इज टेकन इन एकड़्स. नेक्स्ट वेरिएबल फैक्टर, जिसमें हमारे पास लेबर भी आ रहा है और कैपिटल भी आ रहा है. कैपिटल के ऊपर कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है एंटरप्रेन्योर को, और लेबर को वेज देनी पड़ रही है. तो ये एक कलेक्टिव जो है वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ रही है. फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर प्लस कैपिटल, चाहे तो आप खाली लेबर की ले लें, चाहे तो आप, ये आपकी डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की ज़मीन है, किस तरह की उसके ऊपर फसल उगाई जा रही है, किस तरह की मशीनरी यूज़ हो रही है. तो उनको मिला के कलेक्टिवली जो है हम उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालते हैं. और वेज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम उनकी कॉस्ट आती है कि हर एक फैक्टर पे हमें कितनी कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ रही है. ओके, यहाँ पे हमने लिया है जी फिक्स्ड फैक्टर 5 एकर्स ऑफ लैंड. उसके ऊपर फर्स्ट वेरिएबल फैक्टर हमने हायर किया लेबर, और उसको हमने पे किया है 200 रुपीज़. अब उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो 22 है, और जब हमने उसको डिवाइड किया है 200 से तो 9.1 इज़ दी मार्जिनल कॉस्ट जो इंटरप्रेन्योर को उस वेरिएबल फैक्टर को पे करनी पड़ी है, या जो वो बेयर कर रहा है. फिर 5 एकर्स ऑफ लैंड है, 2 लेबर, जब हमने सेकंड लेबर हायर किया तो कलेक्टिवली हमारे पास 2 लेबर्स हो गए. अच्छा, ये खाली फर्ज करें हमारे पास फर्स्ट जो है वो लेबर है, सेकंड जो है वो हम मशीनरी ले लेते हैं. मशीनरी के ऊपर कॉस्ट जो बेयर करनी पड़ी है, फ्यूल एडजस्टमेंट जो भी है या उसकी मेंटेनेंस का जो भी खर्चा है, वो हम 200 रुपीज़ जो है वो लेते हैं. अब क्योंकि दो फैक्टर्स आपस में मिल गए हैं और 5 एकर्स ऑफ लैंड पे वो काम कर रहे हैं, तो हमारी जो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 25 पर केजी जो भी यील्ड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो राइस की भी हो सकती है, वो वीट की भी हो सकती है, वो मेज़ की, एनी एग्रीकल्चरल यील्ड that is produced with the help of the combination of these two variable factors. यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई 25 हो गई. आपने इनका जो कॉस्ट है उसको डिवाइड किया 25 से, और हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे 9.1 से डिक्रीज हो गई और 8 हो गई. यहाँ तक क्लियर. अब आप देखें आगे,
उसी 5 एकड़ ऑफ लैंड पे जब हमने तीसरा लेबर हायर किया तो क्या हुआ, जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है दैट इज सेम 200 रुपीज़, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज हुई है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्यों डिक्रीज हुई है? हमने एक लैंड 5 एकड़्स का लिया है, उसके ऊपर हमारा एक लेबर काम करे, हमारी या 2 लेबर काम करें, या हमारी एक मशीनरी या एक लेबर है। अब जो यील्ड वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो दे सकते हैं, वो उतनी ही देंगे। और बाज़ों का ऐसा भी होता है कि लैंड इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है कि हर जगह आप प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते। फिर लैंड की कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, सैलिनिटी आ जाती है और ड्राउट आ जाता है, इस वजह से लैंड के ऊपर काम करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से एक जो हमने तीसरा लेबर हायर किया है उसकी प्रोडक्टिविटी अब डिक्रीज हो गई है। उसको तो पे तो हम कर रहे हैं, उतने का उतना ही कर रहे हैं जितना पिछले लेबर्स को कर रहे थे, या मशीनरी पे जितना कॉस्ट बेयर कर रहे हैं उतना ही बराबर हम थर्ड लेबर को दे रहे हैं। लेकिन उसमें नुकसान क्या हो रहा है कि वो तो आइडल बैठा हुआ है, उसकी तो वो तो कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि या तो लैंड की कंडीशन ऐसी है या उस लेबर की उधर ज़रूरत ही नहीं थी जिसको हायर किया गया। उससे क्या हुआ है कि जो कॉस्ट एंटरप्रेन्योर को बेयर करनी पड़ रही है वो अब 8 से इंक्रीज होके, बल्कि वो 9 से भी इंक्रीज हो गया और वो 10 पे चली गई है। सेम इज द केस हेयर, अगेन वी हैव हायर्ड द फोर्थ लेबर। फोर्थ लेबर को जब हमने हायर किया है तो उसको भी हम लोगों ने वही पे करना है। अब यहाँ से जो है ये जो 3 पॉइंट्स हम आगे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को अब थोड़ा सा मसला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। फोर्थ लेबर जब हमने हायर किया है तो प्रोडक्टिविटी जो है वो 15 पर केजी जो है वो यूनिट्स जो है इसकी कम हो गई है। 22 थी, 25 थी, फिर 20, अब 15 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि फोर्थ लेबर पे भी जो है वो नुकसान ही हो रहा है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और कॉस्ट जो है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा बेयर करनी पड़ रही है। अब ये देखें आप, 10 से इंक्रीज होके 13.3 हो गई है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे बेयर करनी पड़ रही है, जो खर्चा उसको उठाना पड़ रहा है, वो उसके रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे कॉस्ट इज एक्सीडिंग द रेवेन्यूज और कॉस्ट इज एक्सीडिंग द बेनिफिट्स। प्रोडक्टिविटी को एक्सीड कर गई है कॉस्ट, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। फिर आप देखें, जब हम लोगों ने 5th लेबर हायर किया उसी 5 एकड़ ऑफ लैंड पे, उसको हम वही ₹200 पे कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि अब लैंड जो है वो लिमिटेड है। लैंड की मैंने आपको पहले बताया था कि ये लॉ की अजम्पशन है कि लैंड की जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको आप बढ़ा ही नहीं सकते। आप चाहे 100 लेबर भी हायर कर लें, ये लॉ तभी होल्ड कर सकता है जब आप लैंड की प्रोडक्टिविटी, लैंड की जो है उसको सप्लाई को फिक्स रखेंगे, लैंड को इंक्रीज नहीं करेंगे। 5 एकड़ है तो वो 10 साल बाद भी 5 एकड़ ही होना चाहिए टू होल्ड दिस लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पे वही हो रहा है, कॉस्ट जो है वो वेज जो पे करनी पड़ रही है एंटरप्रेन्योर को वो 200 रुपीज़ है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 15 से और ज़्यादा कम हो गई, 10 हो गई है। और जब इसको डिवाइड किया वेज से तो हमारे पास जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एंटरप्रेन्योर कैन नॉट बेयर दिस इन हिज बिजनेस। या तो उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, या उसको लेबर्स को कम करना पड़ेगा, या मशीनरी निकालनी पड़ेगी। तो ये कुछ जो है, लेकिन ये तो खैर अभी इसमें नहीं आएगा। मेन जो इसका मकसद है वो यही है कि रिटर्न्स डिमिनिश होना शुरू हो गए हैं और कॉस्ट जो है दे आर सीम टू बी इंक्रीजिंग। यहाँ पे वेज रेट वही है, सारा कॉस्ट कैपिटल पे जो आ रही है वही है। सीम क्यों हमें ज़्यादा, सीम्स का मतलब है देखना कि हमें लग ज़्यादा रहा है। ज़्यादा क्यों लग रहा है? इस वजह से क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। जब प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो कॉस्ट तो हमें हर सूरत में पे करनी है ना, वो हमें हर सूरत में देनी है। हर सूरत में जो हमने लेबर या मशीनरी हायर किया हमने उसको वेज पे करनी है, मशीनरी की मेंटेनेंस हर सूरत में करनी है। तो वो कॉस्ट एंटरप्रेन्योर चाहे किसी से लोन ले या किसी से जो भी है ले बोरो करे, ही हैज़ टू बेयर दैट कॉस्ट। तो इस तरह का जो कारोबार है एग्रीकल्चर में अक्सर जो है इस तरह हो जाता है, लेकिन वो बाद में कवर अप भी हो जाता है। सो एनीवे, दिस वाज द टॉपिक लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट।
लॉ ऑफ रिटर्न जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कांस्टेंट कॉस्ट एंड कांस्टेंट रिटर्न्स। लेकिन ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अप्लाई होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अप्लाई होता है, लॉन्ग टर्म है। और इस यही लॉ जो है वो, क्योंकि एक पीक तक आपकी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्टिविटी काम करती है, उससे आगे प्रोडक्शन भी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, उससे आगे प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। तो ये चीज़ें जो है ये जहन में रखते हुए दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लॉ, और ये जो है ये मोस्टली बच्चों के पेपर्स में भी आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।